गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, स्टार्ट करते हैं भैया आज की क्लास। एआरसी की रिपोर्ट की जो है हमारी 3 क्लासें शायद हो गई थी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आपको करना है। ठीक है। टेररिज्म, आपको आज टेररिज्म के पूरा 360 अप्रोच मिलेगी कि कहते हैं टेररिज्म क्या होता है। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। अब नोटिफिकेशन नहीं इसलिए नहीं आता है, जब स्पेशल क्लास लगती है तो आप उसको नोटिफाई नहीं करते हो। तो प्रोफाइल में जाके स्पेशल क्लास को नोटिफाई कर लोगे तो आ जाएगा आपके पास। तो ये भी देखना पड़ता है एजुकेटर की प्रोफाइल में जाके कि उन्होंने कोई स्पेशल क्लास जनरेट तो नहीं करी है, और उसको क्या करना पड़ता है, आपको नोटिफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रोज खोल के देखना पड़ता है कौन सी क्लास जनरेट है कौन सी नहीं है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। क्लियर? चलो भैया स्टार्ट करते हैं। टेररिज्म इज as old as Roman Empire, and it existed in some form or the other, be it the Giletas of Judas and assassin in the 11th and 13th century, with religion being a strong motivated factor behind terrorist activities under the until the French Revolution। जो टेररिज्म चीज है ये कोई एक नई चीज नहीं है। ये जो है इतिहास के, अगर हम जो इतिहास में अगर हम जाएं तो वहां से हमें पता चलेगा कि जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जितनी भी एक्टिविटी होती थी उनको हम टेररिज्म एक्टिविटी कह सकते हैं। समझ में आया? वो बात अलग है, कहीं कहीं पे ये एक्टिविटी क्या होती थी, किसी देश के लिए सपोर्ट में होती थी। ठीक है, जिसको हम पेट्रोटियाज्म भी बोल सकते हैं। अब मेरे शब्दों को आप गलत मत बोलना कि पेट्रोटियाज्म को, देशभक्ति को कैसे टेररिज्म कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो एकदम टेररिज्म की ऐसी हुई थी, और ये आपकी एआरसी की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। कुछ देश उसको टेररिज्म की संज्ञा देते हैं और कोई पक्ष जो है दूसरा उसको टेररिज्म की संज्ञा नहीं देगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मान लो कि अगर ये कोई एक कंट्री है, इसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं आपके, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं वहां की गवर्नमेंट के लिए, तो कुछ लोग इनके सपोर्टर भी तो होंगे जो ये चाहेंगे कि भैया की क्या करे, जो हमारी जो डिमांड है वो उनको फुलफिल करे। तो उनकी नजरों में तो ये हीरो हुए ना। समझ में आया? बाकी सरकार की नजरों में या जो इनसे आइडियोलॉजी नहीं रखते उनकी नजरों में टेररिज्म हुए। समझ में आया? तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई टेररिस्ट की या टेररिज्म की एक सर्वमान्य परिभाषा आज तक नहीं आई। 2020 हो रहा है, आज 15 तारीख है, 10 अक्टूबर है, आज तक नहीं आई। समझ में आया? तो ये जो है आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। कुल मिला के जो है, अब टेररिज्म पे अगर कोई ऐसे भी आता है ना, तो आज की क्लास के बाद आप उसको लिख सकते हो। क्लियर? fact, the term terrorism originated from the reign of terror of 1793 to 1904। तो भैया जो इस शताब्दी में, इस कार्यकाल में जितना भी टेरर हुआ था उसको हम जो है टेररिज्म की संज्ञा देते हैं। तो एक एक क्या हो गया, इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया टेररिज्म के ऊपर। सबको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? 2021 वालों के लिए क्लास है। अब मैं क्या जवाब दूं आकाशदीप भाई, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो क्लास में रहिए, नहीं तो क्लास से चले जाइए। ठीक है ना? मैं बार बार एक ही चीज को सेम सेम नहीं, क्या कह सकते हैं, दोहरा सकता हूं। आप लोगों का बहुत ही छोटा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा तो उत्तर प्रदेश क्लियर नहीं होना है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है तो 2020 वालों को पूछ लो, पूछ लो 2020 वालों से। समझ में आया? अब टेररिज्म की जो परिभाषा आज एआरसी की रिपोर्ट में है, इन्हीं में से कल को प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना लिया तो क्या करोगे? तो अगर आप छोटी सोच वाले हो तो मेरी क्लास से क्या करो, चले जाओ। नहीं तो मैं ही खुद क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि इस बार मेरे को देख लिया मैंने, आप लोगों को जितना मैंने क्या कहते हैं कंफर्ट दिया, उस कंफर्ट का नतीजा देख लिया कि सारे के सारे क्या बच्चे हैं, 70-80 नंबर पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो 90 या 90 प्लस पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपकी जो है चाहत से क्लास नहीं होगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लाख बार बोल रखा हूँ कि आप चाहे 2021 के हो, चाहे 2022 के हो, 2023 के हो, पढ़ लो। और नहीं पढ़ना है तो भैया अपने घर में बैठो, यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन मत करो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्लास शुरू करने से पहले कि कोई भी मेरी क्लास में ये नहीं पूछेगा कि 2021 वालों को पढ़ना नहीं पढ़ना है।
अरे पढ़ो पढ़ो, बनो बनो, अपने बनो, ठीक है। यहाँ पे पूछ के मेरे पे एहसान मत करो, और या तो मेरी कंप्लेन कर दो कि उन्होंने ऐसा करा। समझ में आ गया? और कोई बच्चा मेरी क्लास में अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछना है तो उन घटिया एजुकेटर से पूछो। समझ में आया? जिनके कोर्स से जो है 20-30 क्वेश्चन भी नहीं आए। यहाँ पे 128 क्वेश्चन आए पेपर में, और एक बच्चा तो कह रहा है कि सर 138 क्वेश्चन है, और वो अपना जो है क्या कहते हैं अनएकेडमी को स्टेटमेंट देने के लिए भी तैयार है। घुमा फिरा के जो है पूरी दुनिया कोई नहीं पढ़ा रही, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। उसमें बोलते हो कि ये 21 के लिए जरूरी नहीं है, 22 के जरूरी नहीं है। बन जाओ कनेक्ट कलेक्टर खुद अपने दम पे, मैं भी देखता हूँ कौन बन जाता है अपने दम पे। आदमी सुबह जग जग के 4-4 5-5 बजे आपके लिए स्लाइड बना रहा है कि घर पे नेट नहीं चल रहा है तो क्लास में, कार में क्लास ले लो 8:15। कभी 8:15 पे मुझे उठते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। चलाओ अपनी मर्जी, चलाओ अपनी मर्जी, जो करना है वो करो। मेरे को किसी बच्चे से कोई मतलब नहीं है। जिसको जो पढ़ना है वो टिके रहे, जिसको नहीं पढ़ना है जाओ। इनफैक्ट टेररिज्म ऑरिजिनेट, ये आपको बता दिया कि टेररिज्म इस तरीके से क्या था, ऑरिजिनेट हुआ था। क्लियर? फिर फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज शिफ्ट इन द नेचर ऑफ द एंड लोकेट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन की क्रांति से पहले की बात करें तो उसमें टेररिज्म का जो स्वरूप था, और जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो टेररिज्म का स्वरूप आया, इन दोनों में क्या था? जमीन आसमान का अंतर था। किसका था? जमीन आसमान का अंतर था। और ये आपको अपनी आंसर राइटिंग में लिखना है, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में तो लिखना ही लिखना है ये पॉइंट। द फोकस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप टू मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया with the emergence of the various nationalistic and anti-colonial groups in these regions, notably in Israel, Kenya, Cyprus, Algeria, Palestine and Malaya। कितनी प्यारी लैंग्वेज लिखी है देखो। ये कह रहे हैं कि भैया अब जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, उसका स्वरूप चेंज हो गया है। क्लियर? और जो पहले यूरोप में हुआ करता था, अब वही आतंकवाद कहां पे आ गया है? हमारे मिडिल ईस्ट में आ गया है, हमारे अफ्रीकन कंट्री में आ गया है, एशियन कंट्री में आ गए, जिसमें हम भारत क्या है, एशिया में लाई करता है। क्लियर? और अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। अगर आप देखो इसराइल में टेररिस्ट एक्टिविटी, केनिया में अलग ग्रुप है, साइप्रस में अलग ग्रुप है। तो क्या हुआ? एक नया स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। The first major act of terror, considered as the most deadly and spectacular terrorism operation till then, was carried out by the Jewish Irgun, then led by the, इसका नाम याद करो ना करो, केवल इसका याद नाम रखना, by the Jewish Irgun, when the King David Hotel in Jerusalem was bombed in 1946, killing nearly 100 of the people। किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा ये। किसमें? आपके किसमें? ये आपके किसमें? ये आपके आपके एआरसी की रिपोर्ट में। कल को प्रीलिम्स में ऐसे गंदे गंदे फैक्ट उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। क्लियर? कि टेररिज्म की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सबसे पहले ये माना जाता है कि जो ये बम ब्लास्ट हुआ था किंग डेविड होटल में, जहां पे 100 से ज्यादा लोग मरे थे, जुलाई 1946 1946 को, उसको सबसे बड़ा टेररिज्म का पहला एक्ट माना जाता है। क्या ये बात सब समझ रहे हो? और सोचो अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में टेररिज्म के इंट्रोडक्शन में ये चीज डालोगे, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लेकिन पेपर तक क्या करते हैं हम, इन सब चीज को भूल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नोट्स तो आप प्रिंट आउट करोगे करोगे, एक सिनॉप्टिक नोट्स जरूर बनाओगे। ठीक है? और सिनॉप्टिक नोट्स बनाओगे तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पे किसी की कॉपी में नहीं होगा, 100% ये आपकी कॉपी में होगा, तो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म based on their belief that terrorism is the only strategy of revolutionary movement for the weak in the third world, that is the Malaysia and Vietnam, surfaced in Europe and elsewhere as well, especially since the late 1950s। समझो उसका। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसका भारत भी इसका बहुत बड़ा शिकार है, इसके बारे में आज ही हम पढ़ेंगे। ये बेस्ड ऑन देयर बिलीफ दैट टेररिज्म इज द ओनली स्ट्रेटेजी फॉर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले हैं ये मानते हैं कि भैया आतंकवाद ही क्या है, एकमात्र चारा है उनको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का, उनको अपनी आइडियोलॉजी को पाने का। समझ में आया? क्लियर? और इन्होंने क्या कहते हैं, ये चीज कहां पे करी? थर्ड वर्ड का मतलब समझते हो ना? थर्ड वर्ड का मतलब
जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, सब थर्ड वर्ल्ड का क्या है, पार्ट होती हैं। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, जो बेस्ड ऑन देयर बिलीव दैट टेररिज्म इज द ओनली स्ट्रेटजी फॉर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर द वीक इन द थर्ड वर्ल्ड सरफेस्ड इन यूरोप एंड एल्सवेयर एज वेल, स्पेशली 1950। इसका मतलब कौन बच्चा समझ पा रहा है? इस सेंटेंस का मतलब कौन समझा पा रहा है? जल्दी बताओ, अपनी भाषा में लिखो, कौन समझ पा रहा है इस सेंटेंस को? टेररिज्म टॉपिंग है। नहीं, इसका मतलब समझ पा रहे हो? मूवमेंट फॉर द वीक इन द थर्ड वर्ल्ड सरफेस्ड इन यूरोप, ये कौन समझा पा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पैराग्राफ किसी को समझ में आ भी रहा है, ऐसे ही हाँ कह रहे हो? जिसको समझ में आ रहा है वो जो है कमेंट लिखे। थर्ड वर्ल्ड में वीक रहा, शाबाश। और सरफेस्ड इन यूरोप का मतलब क्या हुआ फिर? सरफेस्ड इन यूरोप का मतलब क्या हुआ? ये सब टेक्निकल, ये टफ चीज है जिससे हम भागते हैं, और ये टफ चीज ही हमें क्या करनी है, पढ़नी है। समझ में आया? यहाँ पे जो है मीठी बातें नहीं होंगी इस क्लास में। लेट 1950 में यूरोप में अ, न- मैं ना हर जगह पहुंच गया। देखो, ग्राउंड लेवल में पहुंच गया। लेट 1950 से थर्ड वर्ल्ड के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जो है फैल गया। बहुत बढ़िया। ब्रिटिश उपनिवेश के बाद they believe that weak section right based guarded by left wing, they were prominent in Europe and third world. They believe that the weak section right were guarded by left wing. देखो, लगभग लगभग सभी बच्चे सही कह रहे हैं, एक दो बच्चों को छोड़ के। देखो, अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें, स्प्रेड टू यूरोप एंड एल्सवेयर एज द डेवलपिंग कंट्री, लेफ्ट विंग फाउट फॉर देमसेल्फ। मेन क्या है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, जो ये मानता है कि हथियार उठाना या हमारा वॉयलेंस करना एकमात्र साधन है किसी भी क्या है, आपकी रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का। समझ में आया? और थर्ड वर्ल्ड जो थे, वो कौन सी कंट्री थी? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, और लीस्ट के बाद डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे आपको पता है कि भैया वुलनरेबल सेक्शन बहुत था, से यस और नो, और इन्हीं के लिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया था। अगर हम भारत में बात करें माओवाद की, तो वो किसके लिए आया? ये जो दबे कुचले लोग थे, और दबे कुचले लोग क्यों थे? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे इनके घर छीन लिए गए थे। समझ में आया? तो जो जो ये आइडियोलॉजी थी, अब ये बताओ यूरोप में कौन गरीब हो गया? यानी कि क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने भी क्या करा है, अपना जो है क्या किया है, चेंज किया है। नहीं तो भैया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अगर हम देखें, अगर ये केवल वीकर सेक्शन के लिए ही होता तो ये केवल थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही होता। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप देख रहे हैं, आप यूरोप में भी हो रहा है, और यूरोप छोड़ो पूरी दुनिया में हो गया है। समझ में आ गया? तो यानी कि इसका भी स्वरूप चेंज हुआ है, ये केवल एशियन कंट्री की बात नहीं रही है, अब ये भी क्या है, ग्लोबल फिनोमिना हो गया है। लेकिन स्टार्ट केवल क्या था, गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए था। लेकिन आज ये क्या है, इसने अपना भी क्या कर दिया, रंग बदल दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो कमजोर वर्ग के बाद जो है, अब ये ठीक ठाक जो है, आपके जो वो क्या कहते हैं, जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, उन कंट्रीज में भी क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ गई है। क्योंकि क्या है, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म आ रहा है। और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में क्या है कि भैया कुछ ऐसे देश हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी का मेन घटक क्या है, दूसरे देश में टेरर फैलाना, जैसे पाकिस्तान। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लियर? क्लियर? तो अगर ये हो गया तो भैया, तो फिर तो गरीबों के लिए रहा नहीं, लेकिन उत्पत्ति इसकी गरीबों के लिए हुआ था। क्लियर? किस किस को आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सभी को? मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर आवाज आनी चाहिए।
क्योंकि नेट जो है यहाँ पे बहुत खतरनाक आता है इस पहाड़ी पे। अभी आप लोगों के यहाँ कितनी नेट की स्पीड आती है? आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के यहाँ कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, आवाज एमबी में आती, केबी में 73 आ रही है, 24 आ रही है। और बताओ, और कितनी आ रही है स्पीड? 20 आ रही है, केबी में आ रही है। मतलब श्रेयांशी 73 एमबीपीएस से जीत रही है। 100 एमबीपीएस आ रही है विवेक भाई के यहाँ। अच्छा जी। केबी वाले मत बताओ, एमबी वाले बताओ। एमबी वाले, केबी वालों की कौन पूछ रहा है? एमबी वालों की बताओ, एमबी वालों की। आई कैन हियर, ठीक है ठीक है। तो श्रेयांशी फर्स्ट आई। श्रेयांशी के पास 73 एमबीपीएस की स्पीड है। सेकंड नंबर पे जो है मैं हूँ, मेरे पास 68 एमबीपीएस की स्पीड है, देखो 68 एमबीपीएस की स्पीड मेरे पास है। और थर्ड नंबर पे कौन आया? थर्ड नंबर पे जो है 24 एमबीपीएस सीपीएम आया। बाकी सारे केबी वाले। तो अभी केबी वाले जो है क्या करें, नेट को सही करें। यहाँ एमबीपीएस चल रही है स्पीड, आगे बढ़े। चलो, अच्छा 30 आपके पास है तो सीपीएम फोर्थ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, रेड आर्मी फ्रैक्शन इन द वेस्ट जर्मनी, also known as the Baader-Meinhof group, the Red Army faction in Japan, the Wehrmacht and Black Panthers in USA, Tumpas in Uruguay, and several other left extremist terrorism groups sprang up during 1960 in the different part of world, including Naxalite and Maoist in India. देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है, तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, ठीक है, सजेस्ट सम सजेशन फॉर कर्विंग देयर एक्टिविटी इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। देखो, वहां पे 7 मिनट में हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं और कुछ भी लिखने लग जाते हैं। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और आपसे दूसरा मांगा है सजेशन बताओ इन इंडिया के कल्चर में, तो इसके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो जब आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समझा रहे हो ना, तो उसको ग्लोबल लेवल में समझाओगे तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। इसमें कहीं से कहीं तक ये लिखा हुआ है कि इंडिया में समझाओ। हाँ, सजेशन आपको इंडिया में देने हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कोई भी मेंस के क्वेश्चन जो होते हैं उसके 2 या 3 पार्ट होते हैं, सारे पार्टों को आपको सेटिस्फाई करना है। अगर आपने सारे पार्टों को सेटिस्फाई नहीं करा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हमारे क्लास के बच्चे जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समझाएंगे, तो कुछ ग्रुप 3-4 याद कर लो। जैसे आपको रेड आर्मी फ्रैक्शन, छोटा नाम है, याद हो जाएगा, जर्मनी का। एक रेड आर्मी फ्रैक्शन जापान की, याद हो जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद ब्लैक पैंथर यूएसए के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 याद कर लो कि अपार्ट फ्रॉम द नक्सलाइट एंड माओइस्ट इन इंडिया, देयर वर फ्यू ग्रुप विच वर फाउंड इन द यूएसए, डेट वर ब्लैक पैंथर, जापान रेड आर्मी, वेस्ट जर्मनी रेड आर्मी फ्रैक्शन। सोचो कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना सिनॉप्टिक नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद जो है आपको इंडिया में कंसंट्रेशन कर देना है। तो बहुत प्यारी जो है आपकी एआरसी की रिपोर्ट है कि एआरसी में टेररिज्म भी दे रखा है। टाइप ऑफ टेररिज्म क्या क्या होते हैं, और टेररिज्म पे ऐसे आ गया तो आज का पूरा लेक्चर छाप देना है आपको। पहला है टेररिज्म, एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म। अब एथनो का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारी क्लास में लड़का है सीपीएम, क्लियर, और ये जो है सीपीएम, ये एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है, मान लेते हैं एक ट्राइब है उसका नाम है एक्स, क्लियर। फिर ये दूसरे आदमी के पास गया, एमपी साहब, इनकी भी सेम ट्राइब है एक्स, ठीक है। फिर विकास भाई के पास गया, विकास भाई भी सेम है। तो अब ये तीनों कह रहे हैं कि यार, तीनों कह रहे हैं यार हमारे पे बड़ा शोषण हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी किसके लिए, एथनिक डाइवर्सिटी के लिए, या अपनी एथनिक कल्चर को मेंटेन करने के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। और अगर ऐसा कोई लोग करता है तो उसको बोलते हैं एथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, ठीक है। टेररिज्म मोटिवेटेड बाय एथनो नेशनलिस्ट और सेपरेटिस्ट एस्पायरेशन become prominent only after the Second World War and dominated the terrorism agenda around the world for more than 50 years until the religious terrorism
केम टू ऑक्यूपाई द सेंटर स्टेज। समझ में आया? तो भैया ये जो टेररिज्म है वर्ल्ड वार के बाद जो है बहुत ही क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। समझ में आया? जैसे कि आपका तमिल नेशनलिस्ट ग्रुप श्रीलंका वाला, इंसर्जेंट ग्रुप इन द ईस्ट इंडिया, क्लियर, ये सब क्या है, एथनो नेशनलिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज के उदाहरण है। तो ये तीनों भाई लोग क्या बोलेंगे कि भैया हम अपने इलाके को इस देश से अलग ही कर लेते हैं। समझ में आया? और उसके लिए क्या करेंगे, हथियार उठाएंगे। हालांकि अब इस तरह का टेररिज्म एक्टिविटी कम होती जा रही है, क्योंकि ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें, रिलीजियस टेररिज्म में। समझ में आया? अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रिलीजियस टेररिज्म में। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कुछ ही बचे हुए हैं, लगभग लगभग क्या है, घटते जा रहे हैं, इसका नया रूप आ रहा है, रिलीजियस टेररिज्म। ये वाला टेररिज्म सबको समझ में आया? श्रीलंका वाला एग्जाम्पल याद कर लोगे, सीधे क्वेश्चन आ गया आपके 12 नंबर में कि टेररिज्म क्या है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, तो आपको पका पका आंसर मिल गया। पहला सबको समझ में आ गया। दूसरा देख लेते हैं क्या होता है। दूसरा होता है रिलीजियस टेररिज्म। आज की तारीख में सबसे खतरनाक टेररिज्म में से एक है कौन सा, धर्म के ऊपर जो हो रहा है आपका टेररिज्म। प्रेजेंट डे टेररिज्म activity around the world are motivated largely by the religious imperative according to the Hoffman। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, द प्रैक्टिशनर ऑफ टेररिज्म मोटिवेट आइडर इन द होल और इन द पार्ट बाय द रिलीजियस इंपेरेटिव कंसीडर्ड वायलेंस एज ए डिवाइन ड्यूटी और द सैक्रेमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या है, डिवाइन मतलब भगवान की क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं एक तरीके से, भगवान ने जो हमें क्या करिए, जो कर्तव्य दिया है, काम दिया है, उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। और भगवान ने हमें क्या काम दिया है कि अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सामने वाले धर्म के लोगों को मार दो। हालांकि कोई भगवान ऐसा नहीं कह रहा है, कोई जो है धर्म ऐसा नहीं कह रहा है, समझ में आया? लेकिन ये ऐसी बात बताते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से जिहाद बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, दिस इज नथिंग बट द जिहाद। समझ में आया? हालांकि जिहाद जो है, जो मुस्लिम शासकों ने दिया था जिहाद की बात, तो भैया वो कौन से दी थी बाबर ने, PKCG, कौन से में दी थी जल्दी बताओ, पानीपत के युद्ध में, खांडवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, किसमें दी थी, किसमें दी थी जल्दी बताओ, पानीपत में दी थी। यही तो गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी बताओ। ये बताओ राणा सांगा से कौन सा युद्ध हुआ था, राणा सांगा से कौन सा युद्ध हुआ था, खांडवा। तो राणा सांगा वाले युद्ध में उसने किसका, जिहाद का नारा दिया था। समझ में आया? ये सब चीजें याद रखो, प्रीलिम्स भी मजबूत हो रहा है और मेंस भी मजबूत हो रहा है, क्लियर। तो खानवा के युद्ध में जो उसने जिहाद का नारा दिया था, उसी का जो है आप जो है तोड़ मरोड़ के आज के लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट embraces different means of legitimization and justification compared to the other terrorist group, and these distinguished factor make religious terrorism more destructive in the nature। ठीक है, और ये अपने आप को दूसरे टेररिज्म से अलग रखते हैं। समझ में आया? वो उनको क्या करेंगे, बुरा बताएंगे, अपने आप को अच्छा बताएंगे, अरे तुम भी तो खून खराबा कर रहे हो, ये नहीं बताएंगे। हम क्या कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो रिलीजियस टेररिज्म क्या है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि धर्म की भावना अगर फैला दी कहीं पे तो बहुत ही क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, क्लियर। हम्म, आगे बढ़ते हैं। आइडियोलॉजी ओरिएंटेड टेररिज्म। Ideology oriented terrorism is generally classified into two groups, that is left wing and the right wing terrorism। एकदम डिटेल में आपको समझ में आएगा सब कुछ टेररिज्म के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेफ्ट विंग टेररिज्म, फिर पढ़ेंगे राइट विंग टेररिज्म के बारे में, क्लियर। अभी तक कुछ मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है टेररिज्म के बारे में, आपको बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं। और इसके बाद फिर टेररिज्म पे हमें रिसर्च नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद हमें टेररिज्म पे रिसर्च नहीं करनी, क्यों, क्योंकि आपको वहां पे 125 वर्ड, ठीक है, या 200 वर्ड लिखने, और अब ज्यादा पढ़ते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। जब आप टेररिज्म में इतना ही पढ़ के जाओगे तो इसी को क्या करोगे, कोरिलेट करोगे वहां पे पेपर में। अगर क्वेश्चन डायनामिक भी आ गया तो आपके पास मैटर ही इतना है। और मेंस के पेपर में वो बच्चा ज्यादा अच्छा खेलता है जिसके पास क्या है, क्या है, लिमिटेड सोर्स है, और उसको उसने बार बार पढ़ा है, तो वो अच्छा गेम खेलता है। उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो डायग्राम बना देगा, और जो जितना ज्यादा पढ़ के जाता है उतना फिक्स हो जाता है। या आप किसी भी जो आपका जो सीनियर क्या कर रहा हो, मेंस का एग्जाम दिया, उससे पूछ लेना।
समझ में आया? 7 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखना है, तो आपके पास सोर्स कम से कम होना चाहिए, तब आप ज्यादा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे। और जिसके पास क्या है, सोर्स बहुत ज्यादा है, वो बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। आप खुद सोचो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो डायनेमिक ना हो, और डायनेमिक है तो हमें पता नहीं वो किस लेवल का डायनेमिक बनाएंगे। लेकिन अगर हमें सारे तरह के टेररिज्म पता है, तो और हमें एक दो एग्जाम्पल भी पता है, तो हम किसी भी डायनेमिक क्वेश्चन में क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? सर वी कैन पुट डेटा फ्रॉम द ग्लोबल टेरर इंडेक्स, बिल्कुल पुट कर सकते हो। लास्ट में कंक्लूजन में मार दिया कि स्टिल इंडिया इज फेसिंग टेररिज्म, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आवर रैंकिंग इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज दिस, फुल स्टॉप लगा दिया। एक लाइन में आपने काम कर दिया। ठीक है ना? अब देखो, अब हम समझने जा रहे हैं बच्चों लेफ्ट विंग और एक है राइट विंग। क्लियर? देखो, लेफ्ट विंग और राइट विंग में एक छोटा सा लेमैन लैंग्वेज में अंतर बता दूं, जिससे आप जब परिभाषा पढ़ो तो आपको आसान हो जाए। समझ में आया? ये है भैया, इधर लेफ्ट इधर है राइट। देखो, लेफ्ट और राइट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, वो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट होती है ना वहां पे, उस देश में, उसके खिलाफ काम करेगा। क्लियर? और राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि वहां पे जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को उत्साहित करेगा कि भैया आसपास की टेरिटरी को क्या करो, ऑक्यूपाई करो। क्या मेरी बात समझ में आया? जैसे कि आपका नाजिज्म, नाजीवाद आपने पढ़ा ही है, फासिज्म आज में पढ़ा है। तो नाजीवाद में क्या था, पूरा जर्मनी क्या कह रहा था भैया, पूरा जर्मनी क्या कह रहा था हिटलर से, तुम सब कुछ ऑक्यूपाई कर लो, अगर कुछ एक दो की आवाज दबा दो तो। से यस और नो? तो वो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म कहलाएगा। समझ में आया? और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में क्या है, माओवाद इंडिया में यही तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ काम कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे नहीं कर रहे, तो वो क्या है, आपका लेफ्ट विंग है। समझ में आया? तो एक है सरकार के खिलाफ काम करना, और एक एक सरकार के साथ चल के सरकार को प्रमोट करना कि भैया क्या करो, दूसरों की क्या करो, तबाही कर दो। ये है लेमैन लैंग्वेज। आपको ये लेमैन लैंग्वेज में समझ में आया? अब इसी को हम थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज दे देंगे। हो गया भैया लेफ्ट विंग और राइट विंग। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो आप क्या करोगे, डायनेमिक क्वेश्चन में क्या करोगे, सरवाइव कर जाओगे। देखते हैं कितने बच्चे सरवाइव करते हैं। लेफ्ट विंग टेररिज्म का मतलब होता है बच्चों, वायलेंस अगेंस्ट द रूलिंग इलाइट। वहां गवर्नमेंट की जगह इलाइट हो गया। समझ में आया? मोस्टली बाय द पीजेंट क्लास मोटिवेटेड बाय व्हाट are called leftist ideology have occurred time and again in history। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो रूलिंग इलाइट है या रूलिंग जो गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ ज्यादातर पीजेंट मतलब किसानों के द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन हमेशा किसानों के द्वारा किए जाए ये भी कुछ क्या कहते हैं, वो नहीं है यूनिवर्सल थिंग। यानी कि आप ये याद रखो कि रूलिंग इलाइट के खिलाफ जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप काम कर रहा होगा, तो वो लेफ्ट विंग टेररिज्म कहलाएगा। Leftist ideology believed that all existing social relation, state structure in the capitalistic society are exploitative। ये लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया में या इस देश में जहां पे भी कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को कोई हिंदी में लिख दो जिससे सबको समझ में आ जाए, तो कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। और हमारा शोषण कर रहा है, तो हमें इसके लिए पूंजीवाद, ठीक है, जो पूंजीवाद है वो हमारा क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। और पूंजीवाद क्या कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे क्रांति लाने की जरूरत है। समझ में आया? क्लियर? जैसे कि माओइस्ट ग्रुप इन इंडिया एंड नेपाल, माओवादी क्या कहते हैं, माओवादी कहते हैं कि हम भैया माओ जिडोंग की जो परिभाषा थी कि सारी क्रांति कहां से चलती है, बंदूक की नोक से चलती है, उसको हमें भारत में स्टैब्लिश करना है। माओवाद में भी दो तरह की हैं, ठीक है ना? जैसे एक हमारी सीपीएम पार्टी हुई, वो तो इलेक्शन लड़ती है, वो तो भारत सरकार में विश्वास करती है, तो वो बैन नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन ये वाला माओइस्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, ये है क्या, बैन। क्योंकि ये मानता है कि भैया बंदूक की नोक से ही हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और माओ जिडांग को क्या मानते हैं, अपना फादर मानते हैं। और माओ जेदांग कौन थे, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के क्या, एक प्रोपाउंडर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अभी उनका नाम भी आएगा, लेफ्ट विंग टेररिज्म। ठीक है? अच्छा, ये लेफ्ट विंग टेररिज्म हम मेंस में पेपर नंबर जो है 3 में भी पढ़ेंगे, वहां पे भी मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अब है राइट विंग टेररिज्म। अब राइट विंग टेररिज्म का मतलब क्या होता है, समझते हैं। राइट विंग
Groups generally seeks to maintain the status quo or to return to the some past situation. स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति। क्या होता है बच्चों? यथास्थिति। और रिटर्न टू द सम, इको हो रही है। किस किस को इको की प्रॉब्लम हो रही है? इको है। दे मेंटेन द स्टेटस को, मतलब एक यथास्थिति को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और रिटर्न टू द सम पास्ट सिचुएशन, मतलब जो पहले में, जैसे अगर हम पहले की बात करें, भारत के अंदर जो है कितना बड़ा था साम्राज्य। अगर हम अशोका के पीरियड की बात करें तो कितना बड़ा इंडिया था। से यस और नो, था कि नहीं था? तो ऐसे अगर कोई पर्टिकुलर देश है जो पहले बहुत बड़ा हुआ होता करता है और अब क्या करेंगे, राइट विंग टेररिज्म, उस देश को बोलेंगे कि जो पहले की टेरिटरी थी वो हमें चाहिए। जैसे कि आपका जैसे कि इस समय किस देश की हम बात कर सकते हैं? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में चाइना की बात कर सकते हैं। ठीक है, चाइना क्या कर रहा है? राइट विंग टेररिज्म कर रहा है कि भैया पहले जो है पूरा चाइना था और हमें वही चाइना क्या करना है, बनाना है। हमें हांगकांग को भी लेना है, हमें ताइवान को भी लेना है, हमें वियतनाम को भी लेना है, पूरा जो है साउथ चाइना सी को लेना है। हमें जो है भारत में जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो भी ट्रीटी साइन करी थी उनको हमें बिल्कुल नहीं मानना है। मैकमोहन लाइन को नहीं मानना है, रेड क्लिफ लाइन को नहीं मानना है। और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी प्रमोट करना है कि भैया जो पहला वाला पाकिस्तान था तुम वो भी करो। तो वो सब क्या है? राइट विंग टेररिज्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दे फील should have been conserved. Sometime group espousing rightist ideology might assume ethnic और racist character too. और ये भी हो सकता है कि भैया ये एक तरीके के रेस का भी रूप ले सकती है। ठीक है, दे मे फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्वायर ए टेरिटरी और टू इंटरवीन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी इन ए नेबरिंग कंट्री। अब जैसे मान लो भारत है और भारत के जो तमिल हैं उनका श्रीलंका में क्या हो रहा था, आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो अगर भारत में कोई ऐसा ग्रुप भारत सरकार को प्रेशर करता कि भैया तुम क्या करो, हमारे तमिल को बचाओ, तो वो भी क्या कहलाती? राइट विंग टेररिज्म कहलाती। और अगर भारत उसके कहने पे हथियार उठा लेता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि जो पुरानी टेरिटरी है उनको दोबारा से ऑक्यूपाई करना, या जो हमारे हमारे रेस वाले लोग हैं उनके लिए कुछ गलत हो रहा है, तो जाओ भैया नेबरिंग कंट्री को धमकाओ और हमारे लोगों को बचा के लेके आओ। समझ में आया? जैसे कि नाजी पार्टी जर्मनी ने यही किया था। वायलेंस अगेंस्ट द माइग्रेंट कम्युनिटी आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ टेररिज्म वायलेंस। मान लेते हैं भैया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश से जो है लोग भाग के आ रहे हैं और यहाँ पे कोई ग्रुप जो है इंडिया द्वारा सपोर्टेड उनको मार रहा है और उनको उल्टा भगा रहा है, तो ये भी क्या है? राइट विंग टेररिज्म है। तो हम ये राजीव गांधी इसी के शिकार हुए थे, बिल्कुल सही। लेकिन उसको हम टेररिज्म नहीं बोल सकते। समझ में आया? क्योंकि टेररिज्म की परिभाषा क्या है? हर देश की अपनी अलग अलग है। भारत उसको टेररिज्म नहीं मानता, उसको क्या मानता है? इंटरफेरेंस मानता है और अपना स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी मानता है उस समय की। क्लियर? उसको टेररिज्म एक्टिविटी नहीं मानता। लेकिन क्या पता उसको क्या कहते हैं, श्रीलंका एज ए राइट विंग टेररिज्म दिखाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर? तो अगर आप माइग्रेंट के खिलाफ वायलेंस कर रही है कोई कम्युनिटी, ठीक है, तो भैया वो है राइट विंग टेररिज्म, अगर उसे भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। क्लियर? अब इसमें जो है भारत में तो जो है बोलना बहुत खतरनाक होगा। कहीं कहीं पे अर्बन नक्सलिस्ट चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा? अब कहीं पे जो है कोई पर्टिकुलर सेना है, वो भी क्या करती है, अगर वो भारत सरकार से फंडेड है, अगर वो ऐसा काम करती है, तो भैया आप उसको RWT बोल सकते हो। लेकिन भारत में RWT बोलना क्या है, बहुत ही खतरनाक चीज है। तो इस पे जो है हम अपनी आंसर राइटिंग में भी ऐसा कुछ चीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि चेक करने वाले की आइडियोलॉजी कैसी है हमें नहीं पता। तो चुपचाप से नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी का एग्जाम्पल लिख लेना, क्योंकि चेक करने वाला भी क्या है, इंसान है और इन चीजों से फर्क पड़ता है। समझ में आ गया? तो आपका आंसर ऐसा मेच्योर होना चाहिए कि वो डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट करना है कहीं और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कर लेना, ठीक है।
यहां पे मत करो। आगे बढ़े। अब आ जाते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान का नाम हमारे सामने आता है। यानी कि अगर कोई एक कंट्री है और ये जानबूझ के टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है कि जाओ तुम दूसरे देश में तबाही मचाओ, तो इस तरीके के आतंकवाद को बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे तो पूरा क्या है, आपको 200 वर्ड लिखवा सकता है, एक अकेला ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। In the recent times, some countries have embraced terrorism as a deliberate instrument for foreign policy. बिल्कुल लिखोगे इसको, ये अब फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हो गया है, विदेश नीति का पार्ट है ये। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या है बच्चों, विदेश नीति का पार्ट है, और उसको बिल्कुल आप बेधड़क लिखोगे। वन डिस्टिंक्शन ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म from other form of terrorism activities that it initiated to obtain certain clearly defined foreign policy objective। और ये अब एक विदेश नीति को पूरा करने का क्या बन गया है, माध्यम बन गया है। समझ में आ गया। चाइना भी यही कर रहा है। चाइना की विदेश नीति क्या है कि हमें क्या करना है, भारत पे दबदबा डालना है, तो वो भी क्या कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर में भाग ले रहा है अब। समझ में आया। म्यांमार भी काफी हद तक ऐसा करता था, लेकिन जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो भैया म्यांमार थोड़ा शांत हो गया। क्लियर। पाकिस्तान तो कर ही रहा है, कर ही रहा है। सर स्टेट स्पॉन्सर को राइट विंग टेररिज्म बोल सकते हैं बिकॉज बोथ आर स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट। बहुत प्यारा। अब इसका आंसर कौन देगा, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है ये। कौन देगा आंसर इसका, जल्दी बताओ। पीछे जाके देखो, राइट विंग टेररिज्म। ठीक है, ये क्या है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। बहुत बड़ा है भैया स्टेट स्पॉन्सर। सर राइट विंग स्टेट वर फोर्स, थोड़ा डिफरेंस है गौरव भाई, क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, बताओ क्या है थोड़ा सा डिफरेंस। गुड मॉर्निंग। ऑल्दो इन स्टेट स्पॉन्सर हैज क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ स्टेट के फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, वहां फोर्स्ड है। बहुत बढ़िया। और बताओ। राइट विंग में लोग स्टेट को फोर्स करते हैं, और स्टेट स्पॉन्सर में स्टेट खुद ऐसा करता है। राइट विंग में बी induced on state and state sponsor is the policy of। In right wing it's non-state actor, while in later is a part of state official party। वो तो है ही। देखो, दो चीजें समझो, दो चीजें समझते हैं। ये एक आदमी है, ये एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सरगना है, इसका नाम है सीपीएम। ठीक है। ये सरगना जो है आपका, ये क्या कर रहा है, ये एक कंट्री है जिसका नाम है, क्या नाम है, ड्रीमलैंड। ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहले समझा रहा हूँ, रेड जो राइट विंग। ठीक है। राइट विंग जो है हमेशा जो है आपका आइडियोलॉजी बेस्ड होता है, पहला अंतर। ये क्या है, आइडियोलॉजी बेस्ड है। और वो आइडियोलॉजी क्या कह रही है कि हमें ड्रीमलैंड नाम का जो देश है, इसमें संबंधित जो भी लोग हैं, जो भी एथनिसिटी है, उस एथनिसिटी को अगर कोई और देश में भी अगर वो एथनिसिटी रह रही है और उसको कुछ भी हार्म होगा, तो हम भाई उसको बचाएंगे, वो हमारे लोग हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर। ये वो आइडियोलॉजी है। और ये दूसरी आइडियोलॉजी क्या है, ये कि ड्रीम लैंड को क्या करना है, पास्ट में ड्रीम लैंड अगर इतना बड़ा होता था तो उसके जितने भी टुकड़े हैं उनको मिला के फिर से एक करना है। क्लियर। और ये क्या कर रहे हैं, स्टेट को ये जो ग्रुप है क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि स्टेट हाँ बोल दे, समझ में आया। स्टेट जरूरी नहीं कि हाँ बोल दे कि हाँ ऐसा करना ही है, लेकिन हमने इतिहास में देखा कि स्टेट ने भी इसका साथ दिया, क्योंकि स्टेट की आइडियोलॉजी वाला कौन था, वो भी हिटलर था कि नहीं था? क्लियर। और वहां पे सिचुएशन क्या थी, अलग थी। क्यों? क्योंकि जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो इकोनॉमी क्या थी,
जर्मनी की पूरी क्या हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी। तो लोग खुद अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने पूरा साथ दिया। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब आ जाओ भैया स्टेट स्पॉन्सर में। स्टेट स्पॉन्सर में कोई स्टेट से बोल नहीं रहा। जैसे मान लो स्टेट स्पॉन्सर का ये एग्जांपल है, ये है हमारा सीपीएम और ये है हमारा ड्रीमलैंड कंट्री। अब सीपीएम कह नहीं रहा ड्रीमलैंड से कि ऐसा करो, यहाँ स्टेट खुद कह रहा है कि जाओ सीपीएम, ये लो बंदूक और सामने वाले को मार दो। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ आइडियोलॉजी का कोई खेल नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे कुछ और ही खेल है, और उसको हम आगे पढ़ेंगे टेररिज्म क्यों होता है। ठीक है? टेररिज्म क्यों होता है, उसके 4-5 क्राइटेरिया ये उस पे बेस्ड है। और ये प्योरली किस पे है? आइडियोलॉजी पे। यानी कि लेफ्ट विंग और राइट विंग टेररिज्म क्या है? केवल और केवल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि नहीं है? भैया भारत में जो माओवाद हो रहा है वो किस आइडियोलॉजी पे है? कि इसी आइडियोलॉजी पे है कि भारत में डेवलपमेंट हुआ है और उससे क्या हुआ है, हमारा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ये कैपिटलिज्म वाले लोग क्या कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। इसी पे है, इसी पे है ना? क्लियर? तो फिर समझ गए आप? क्लियर? अब दूसरी बात, कैन राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, क्या वो आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो सकता है? क्या राइट विंग टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो सकता है? बताओ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी देश ने कसम खा ली है कि मेरे यहां जो क्या है, जो राइट विंग टेररिज्म है मैं उसको स्पॉन्सर कर दूं, तो हो सकता है। लेकिन दोनों अलग अलग क्या है, पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तालिबान नाम का एक ग्रुप है। समझ में आया? और तालिबान की आइडियोलॉजी क्या है? कि वो थोड़ा पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है उसको, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है पूरा, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है कि नहीं है? क्लियर? अब तालिबान की अपनी आइडियोलॉजी क्या है कि तालिबानी लोगों को क्या करना है, उनका एक देश बनाना है। आईएस की क्या है कि भैया हमें एक मुस्लिम कंट्री बनानी है। बनानी नहीं बनानी है? से यस और नो? तो भैया ये कभी भी इंटरचेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। समझ में आया? क्योंकि वर्ड बहुत डायनामिक हो गया है। पता नहीं लगेगा आपको राइट विंग टेररिज्म जो है कब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारे नेताओं के ऊपर है कब क्या कर लें। सबको समझ में आ? अनुपम की नजर लग गई। In the cost benefit analysis, state sponsored terrorism is the most effective means of terrorism from the perspective of the perpetrator। और भैया पूरा देश ही फंडिंग कर रहा है तो भैया ना हथियार की कमी पड़ेगी, ना भैया किसी चीज की कमी पड़ेगी। आर्मी देश की है ही। पाकिस्तान यही तो करता है, आतंकवाद ऐसे ही करता है, पूरी आर्मी उन्हें सपोर्ट करती है, उनका इन्फिल्ट्रेशन कराती है बाउंड्री से, और वो भारत में आके करते हैं, खतरनाक काम करते हैं। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ो सर। लाइक Abdali was called the Indian traitor only for acquiring Indian land। बहुत बढ़िया। State sponsored terrorism was widely employed in the Central Asia in the 19th century। अब देखो हम केवल पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, तो अपने आंसर को और अच्छा बनाओ। रशियन सपोर्टेड डेयर फेलो स्लैश इन द बाल्कन। ठीक है? तो उन्होंने अपने स्लैब्स को क्या करा था, इनको सपोर्ट करा था, तो मतलब क्या है, ये भी क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होगा। बुल्गारिया यूज द मैसिडोनियन रिवोल्यूशनरी टेररिज्म अगेंस्ट द यूगोस्लाविया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो ये भी क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का उदाहरण है। द वेस्टर्न पावर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएस सपोर्टेड ऑल काइंड ऑफ द नेशनलिस्ट एंड एंटी कम्युनिस्ट रिवेल थ्रू आउट द कोल्ड वार। ये भी क्या है, आपका स्टेट स्पॉन्सर है। तो स्टेट स्पॉन्सर में पूरी दुनिया पाकिस्तान लिखेगी, तो हम भी पाकिस्तान लिखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के संग अगर हम ये एक लाइन लिख दें तो कितना मजा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं जाएगा? हमास जो है स्टेट स्पॉन्सर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमास वाला आर्टिकल मैंने कराया था, वहां पे दो ग्रुप है। ठीक है ना? एक ग्रुप को जो है आपका यूएस का सपोर्ट है और उसी को यूनाइटेड नेशन ने माना है, तो फिर वो हमास तो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हमास को हम जो है स्टेट स्पॉन्सर नहीं बोल सकते। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर सभी को?
जहां यूनाइटेड नेशन ने एक सरकार बना दी है और उसको जो है वैलिड सरकार घोषित कर दिया है, तो अगर वो वैलिड सरकार स्पॉन्सर करती, तो वो तो कर नहीं रही, तो इसलिए मैं उसे स्टेट स्पॉन्सर नहीं बोलूंगा। सर विच वन इज स्पॉन्सर्ड बाय ईरान अगेंस्ट यूएई एंड यूएसए? सर विच वन इज स्पॉन्सर्ड बाय ईरान अगेंस्ट यूएई एंड यूएसए? इस पे भी क्या है, डाउट है। क्लियर। यूएसए कहता है कि भैया जो है सुलेमानी को जिन्होंने मारा था, ठीक है ना, जो उनकी सीक्रेट कमांडो था, तो वो कहते हैं कि भैया ये करते हैं। क्लियर। और ईरान कहता है मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूं। तो वो उस पे जो है एक इंटरनेशनल राय नहीं है, तो उसके लिए हम स्टेट स्पॉन्सर उसको नहीं बोल सकते। समझ में आया? स्टेट स्पॉन्सर की जगह वो जितने भी ग्रुप हैं, वो क्या है, आपके रिलीजन और आइडियोलॉजी से ज्यादा क्या है, प्रभावित है। क्लियर। और उससे ज्यादा भी, तो जैसे कि आपके कुछ ग्रुप हैं जो केवल और केवल क्या है, पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। ऑयल वाले, समझ में आया? क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहाँ पे इनको पैसा चाहिए, और वो पैसा क्या करते हैं, बनाते हैं धर्म की आड़ में। ठीक है। सभी देश परेशान है, लेकिन क्या है, उनका अब इतना पेनिट्रेशन हो गया है, तो उनको हम स्टेट स्पॉन्सर नहीं बोलते हैं। फाइटिंग इन आर्मेनिया नाउ। हाँ, देखो, किसी देश का कोई एक ग्रुप, ठीक है, अगर वो आईएसआईएस के साथ मिल गया है, और अगर वो सीरिया में क्या कर रहा है, किसी एक पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, तो हम इस वाले ग्रुप को जो है स्टेट स्पॉन्सर नहीं बोल सकते। ये संबंधित देश खुद इससे परेशान है। समझ में आया? क्योंकि ये क्या है, कौन है ये सब, ये शरीयत कानून वाले हैं। समझ में आया? जो मुस्लिम लॉ होता है, शरीयत वाला, वो वाली आइडियोलॉजी वाले हैं, तो ये खुद परेशान है इनसे। अब इसमें क्या हो गया, आपस में ये हो गया है कि भैया ये जो है कंट्री यूएसए की हो गई है, कुछ कंट्री किसकी हो गई है, रसिया की हो गई है, तो उसमें ग्लोबल डायनामिक्स और चेंज हो गई है। लेकिन यूएसए और रसिया भी क्या कर रही हैं, किसी सरकार को सपोर्ट कर रही हैं। समझ में आया? और सरकार को सपोर्ट के बाद भी अगर वो किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, तो उसको टेररिस्ट नहीं मांगती। समझ में आया? ये मैं आपको जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए उनको हम स्टेट स्पॉन्सर नहीं कह सकते। जैसे कि आपका पीकेके है, पीकेके ग्रुप को क्या है, यूएसए सपोर्ट करता है, लेकिन पीकेके को जो सपोर्ट करता है यूएसए, वो उसको टेररिज्म ग्रुप नहीं मानता है। ना यूएन की लिस्ट में पीकेके टेररिज्म है। लेकिन इसी पीकेके को कौन, ईरान जो है टेररिज्म मानता है, और रसिया भी क्या मानता है, टेररिस्ट ग्रुप मानता है। तो उन दोनों के मानने से नहीं होता ना। अगर ये पीकेके अगर ग्लोबल टेररिज्म आ गया, तो भैया फिर सबसे बड़ा यूएसए कौन हो जाएगा, स्टेट स्पॉन्सर हो जाएगा, और वो कभी हो नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो है वो इसको मानते हैं कि पीकेके क्या कर रहा है, आईएसआईएस के खिलाफ काम कर रहा है, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये चल रहा है वहां पे। ठीक है। ऐसी हमास वाले ग्रुप में उन्होंने क्या करा, जो आपका क्या नाम है, अराफात वाला ग्रुप था, उसको सपोर्ट कर दिया, और अराफात वाले ग्रुप को उन्होंने टेररिज्म कभी माना ही नहीं है। तो वो भी बहुत क्या करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। इसलिए हम उनको स्टेट स्पॉन्सर नहीं कह सकते। समझ में आ गया? आप खुद सोचो, चाइना ने कितना दम लगाया कि भैया आपका जो है, क्या नाम था उसका, मसूद अजहर था, कौन था, कि भैया वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, ना आए। कितना दम लगाया था, नहीं दबाया था? एकदम लास्ट में वो आया, आया नहीं आया? क्यों आया? अगर वो पहले अगर आ जाता, तो भैया फिर चाइना तो स्टेट स्पॉन्सर नहीं कहलाएगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, अजहर महमूद वाला। तो इसीलिए जो है टेररिस्ट की परिभाषा या किसी भी स्टेट को स्टेट स्पॉन्सर करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पाकिस्तान जिनको स्पॉन्सर करता है वो सब क्या है, यूएन की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसके बहुत अव्वल दर्जे में क्या है, उनका नाम है, तो हम उसको फटाफट कह देते हैं स्टेट स्पॉन्सर है। ठीक है। द वेस्टर्न पावर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएस सपोर्टेड ऑल काइंड ऑफ द नेशनलिस्ट एंड द एंटी कम्युनिस्ट रिवेल थ्रू आउट द कोल्ड वार, और कोल्ड वार तक तो उन्होंने ये सब किया ही था। द सोवियत यूनियन वाज नो डिफरेंट इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यूएसए भी पीछे नहीं था, और आपका रसिया भी पूछा नहीं था। ठीक है। सर कुछ पूछना था, आई एम न्यू, पूछो। द सोवियत यूनियन वाज नो डिफरेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कंट्री लाइक ईरान, इराक, सुडान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया हैव बीन
engaged in the sponsorship of the political violence in the different nature of their enemy's country. India has been facing this problem from Pakistan since independence. और भारत तो भैया इस प्रॉब्लम को आजादी की बात से क्या कर रहा है, झेल ही रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया जैसा का जैसा आपका सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में दे रखा है वैसा का वैसा यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, कुछ भी एक भी वर्ड मेरा नहीं है। नार्को टेररिज्म क्या है, एक अलग तरीके का। नार्को आप समझ ही रहे हो आजकल नार्कोटिक्स कितना चल रहा है न्यूज में, क्लियर? इज ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट which can fall in the category of the either type of terrorism or means of the terrorism depending on how it defined, क्लियर? 2021 के स्टूडेंट हूँ सर, बता सकते हैं कौन कौन सी क्लास देखना है? जो जो क्लास में करा रहा हूँ आपको वो क्लासें देखनी है, सिंपल सा आंसर। ये क्लास भी आपको देखनी है अगर आपको क्वालिफाई करना है। और आपको केवल क्या करना है, एडमिशन ले लिया है 2021 में, क्वालिफाई नहीं करना है तो आप इस क्लास को मत देखो, ठीक है ना? ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी क्या हो, आप बहुत ही क्या हो, एक अनमेच्योर स्टेज पे पड़े हुए हो, ठीक है? जब एक दो बार आप जब असफलता लगेगी आपके हाथ में तब आपको समझ में आएगा कि भैया मुकेश सर के हमें सारे लेक्चर करने चाहिए थे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स और मेंस। मैं आपको जो है अच्छी चीज बता रहा चाह रहा हूँ और आपने कसम खा ली है कि भैया ये मेंस की क्लास है मुझे करनी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ना? तो मैंने आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि मेरी जो भी क्लास हो रही है आपको करनी है, ठीक है? ये सब जो है 2021 का भी पार्ट है, 2020 का भी पार्ट है, 2023 का भी पार्ट है, क्लियर? और केवल प्रीलिम्स प्रीलिम्स करनी है तो प्लीज मेरी क्लास में आप ना आइए, 1000 एजुकेटर है, आप उनकी क्लास में जाइए, वहां पे आपको कम से कम पढ़ाया जाएगा और बहुत प्यारा जो है आपको क्या बनाया जाएगा, इंसान बनाया जाएगा, ठीक है? द टर्म वाज फर्स्ट यूज इन 1983 बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द पेरू Belandu Terry to describe the campaigns by the drug traffickers using terrorist methods such as use of car bomb, assassination, kidnapping against the anti-narcotics police in the Colombia and Peru। तो भैया नार्को टेररिज्म टर्म किसने दी थी? 1983 में जो है उस समय जो प्रेसिडेंट थे पेरू के, ठीक है, मिस्टर टेरी, उन्होंने कैंपेन के दौरान ये क्या दी थी, टर्म दी थी। तो कितना अच्छी बात है ये, सोचो कि आपको अगर ये भी याद हो जाए, अगर पूरा नाम याद नहीं आ रहा और टेरी तो याद हो सकता है ना, बी टेरी, कि ये टर्म उन्होंने दी थी उस जमाने में, कितना बढ़िया मामला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसको याद कर लो प्लीज, क्योंकि उनके देश में उस समय क्या करते थे, किडनैप करते थे, लोगों को मार देते थे, कार बम का यूज करते थे। और जो क्या कहते हैं पुलिस वाले हैं जो नारकोटिक्स में खिलाफ अभियान चला रहे हैं उनको क्या किडनैप कर लिया, तो ये सब एक्टिविटी होती थी। तो उन्होंने नार्को टेररिज्म क्या दी थी, ये टर्म दी थी। ये सबको समझ में आ रही है, क्लियर? अब आप खुद सोचो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया, नार्को टेररिज्म गिवन बाई, ठीक है, बिलोंडे टेरी। अब उस समय टेरी वेरी किसी को याद नहीं आएगा, अब वो दे सकते हैं। जब भैया ये दे सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की गंदी गंदी चीजें जो 1970s की हैं वो आपके पेपर में दे दी आपको जबरदस्ती क्या करने के लिए, फेल करने के लिए, तो वो कुछ भी दे सकते हैं। समझ में आया? शेड्यूल में 15 अक्टूबर 9 PM से होगी, ये मेंशन था सर, प्लीज इन ब्रीफली। ये वाली क्लास सर, आई एम आल्सो, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा कि आपकी क्लास कब कब हो रही है। प्रियंका जी, रिफरल कोड आपने क्या यूज किया था? आपका रिफरल कोड क्या था ये बताओ पहले। जहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो जो मेरे कोर्स हैं मेरी प्रोफाइल में जाना है, प्लस के कोर्स को सी ऑल कर देना है, ठीक है? और वो कोर्स चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसमें लिखा हो उर्दू की चीजें पढ़ा रहे हैं, सब कोर्स को क्या करो, ऐसे टिक लगा लो, उन पे प्लस लगा होगा, उनको इनरोल करोगे, सब पे टिक टिक आ जाएगा। अब जितनी बार भी क्लास आएगी या रिशेड्यूल होगी उसको जो है क्या होगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, सिंपल सी बात। और उसके बाद क्या करना है, आपको स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाना है कि कोई स्पेशल क्लास तो नहीं लगा रखी है और उसको भी इनरोल कर लो। तो उसको आपको रोज सुबह उठ के ये काम करना पड़ेगा, ये वाला काम तो आज ही कर लो,
ठीक है, और रोज सुबह उठ के स्पेशल क्लास को क्या कर देना है, आपको एनरोल कर देना है, आपको काम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, बस टिक लग जाएगा बस उसमें। अब इनरोल करते समय ये मत देखना कि मेरा 2020 का कोर्स कौन सा है, मेरा 2021 का। प्लस कोर्स में ऑन गोइंग क्लास को सी ऑल करना है और आंख बंद करके सब में लगा देना है। क्लियर? आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, योजना ऐसे कब सबमिट करना है, योजना ऐसे तुमने ऐसे बना भी लिया, बहुत बढ़िया, खतरनाक हो गए तुम। Islamic terrorism group in India supported by Pakistan, ISI, are reported to be the active in the drug trafficking along the Kashmir Valley and also other part of the India। और हमें पता है कि उड़ता पंजाब पूरी एक मूवी आई थी। और क्या है इंडिया, इंडिया क्या है आपका, एपी सेंटर है। एपी सेंटर है कि नहीं है, गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रीसेंट। तो भैया यहाँ पे तो क्या है, ड्रग्स की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। इसको हम पेपर 3 में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? और कोई दिक्कत यहाँ तक? लैंग्वेज ऑफ, सॉरी, लीग ऑफ नेशनल कन्वेंशन। अब हम देखते हैं टेररिज्म की परिभाषा किस किसने क्या दी है। हमें दो परिभाषा याद रखनी है, एक यूनाइटेड नेशन की और एक लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन 1937 उन्होंने डिस्क्राइब करा था टेररिज्म, ऑल द क्रिमिनल एक्ट डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट और इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू क्रिएट द स्टेट ऑफ टेरर इन द माइंड ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और द ग्रुप ऑफ ए पर्सन और द जनरल पब्लिक। तो भैया किसी एक इंसान, किसी ग्रुप या एक आम जनता के दिमाग में भय फैलाना टेररिज्म एक्टिविटी कहलाता है लीग ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? दूसरा क्या है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जो अपना ड्राफ्ट बनाया था वो क्या कहता है, एनी पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कन्वेंशन इज ए पर्सन बाय मींस अनलॉफुली और इंटेंशनली causes death and the serious bloodily injury to any person, serious damage to the public and the private property, including a place of the public use, state or the government facility, public transportation, infrastructure, etc. etc. फिर डैमेज टू द प्रॉपर्टी, प्लेस, फैसिलिटी और द सिस्टम रेफर टू द पैराग्राफ 1B एंड रिजल्टिंग likely to the result in the major economic loss or conducted by nature to intimidate population, compel the government or international organization to abstain from doing act। ये सारी एक्टिविटी टेररिज्म कहलाती है। हालांकि आपको इतनी सीधी चीजें याद नहीं करनी है, इसमें से कीवर्ड याद रखने हैं। कीवर्ड क्या है, काले पेन से निकाल के रख देता हूं मैं यहाँ पे। कीवर्ड क्या याद रखना है कि किसी भी एक्टिविटी जो लोगों को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, उनकी उनसे मृत्यु हो जाए या उनकी सीरियस इंजरी हो जाए, पब्लिक या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाए, ये पूरा निस्ते नाबूद हो जाए। क्लियर? या आप किसी सिस्टम को, पूरी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हो, उखाड़ के फेंक रहे हो। क्लियर? और किसी पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, ठीक है, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को धमका रहे हो, तो ये सारी चीज टेररिज्म एक्टिविटी कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो जो मैंने काले पेन से गोला मारा है वो की टर्म पकड़नी है और आपको एक सिंपल लैंग्वेज में सीधी एक सेंटेंस में लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एनी एक्ट विच इज कॉजिंग डेथ, कॉमा सीरियस ब्लडली इंजरी, कॉमा डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉमा डैमेज टू ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट और सिस्टम, कॉमा डैमेज टू ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टेररिज्म एक्टिविटी। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको एक सेंटेंस में लिख देना है। ठीक है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल परिभाषा है ही नहीं। भारत क्या बोलता है देख लेते हैं, भारत में कौन सी परिभाषा चलती है। भारत कहता है कि इन इंडिया द फर्स्ट स्पेशल लॉ विच अटेम्प्टेड टू डिफाइन द टेररिज्म वाज टेररिस्ट एंड द डिसरप्टिव Activity Prevention Act 1987, which was followed by the POTA 2002 and which repealed later in 2004, and Unlawful Prevention Activity 1967 was amended to include definition of Terrorism Act। तो इस समय सबसे खतरनाक कौन चल रहा है, UAPA, और इसमें भी अब अमेंडमेंट हो गया आपको 2019 वाला, आपको पता है ना। क्लियर? ये मैंने आपको द हिंदू की क्लास में पढ़ा रखा है। यानी कि इस समय अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट 19 वाला, मतलब 2019 वाला क्या है, आपको टेररिज्म की परिभाषा बताता है। समझ में आया? क्लियर?
क्या बोलता है? द टेररिस्ट एंड द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1987 मेंशन whoever with intent to overawe the government as by the law established or strike terror in the people or any section of the people or to alienate any section of the people or adversely affected the harmony among the different section of the people does any act or the thing using bomb dynamite and other explosive substance or inflammable substance lethal weapon poison noxious gases chemical hazardous nature in the manner to cause the death, injury of any person or loss or the damage and the destruction of the property of the supply service or kill the injure such person or the government any person to obtain as common terrorism act. इतनी सारी चीज जो है भारत टेररिज्म एक्टिविटी में मानता है। समझ में आया? तो इसमें भी आपको क्या करना है, की टर्म उठा देनी है। की टर्म हम लाल पेन से बना देते हैं। आपको सीधे लिखना है कि भारत सरकार में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1987 की ये कहता है कि किसी भी तरीके का आप जो है क्या कर रहे हो, आप किसी भी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हो या किसी सेक्शन ऑफ पीपुल या किसी भी क्या कहते हैं शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हो, किसके द्वारा? कोई बम डायनामाइट या कोई अदर सब्सटेंस यूज करके, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा डेथ होती है, इंजरी होती है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेररिस्ट एक्ट बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो ये तो बहुत छोटी परिभाषा हो गई नहीं हो गई? हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन, अच्छा ये कहाँ का था भैया? ये था आपका हनी ट्रैप कहाँ का था? मेघालय का था ना, मेघालय का। ठीक है, तो ये याद रख लेना, मेघालय का था ये समझ में आ रहा है ना? देखो देखो, टफ चीज है, लेकिन आप आपसी क्या कहते हैं डिस्कशन से इस टफ चीज को आसान कर सकते हो, और इसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। आप नहीं पढ़ोगे, कोई यूपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा होगा जिसने एआरसी पढ़ रखी होगी, वो सीधे क्या कर देगा? रैंक मार देगा। यही तो कर रहे हैं यूपीएससी वाले बच्चे। और हम क्या करते रह जाएंगे? हिंदी इंग्लिश मीडियम और आपस में क्या? पॉलिटिक्स। तो हमें क्या करना है? वो हर स्टैंडर्ड चीज पढ़नी है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये टफ चीज है, आउट ऑफ ट्रैक है। क्लियर? लेकिन क्या है, ये अंत नहीं है। समझ में आया? ये हमें क्या करेगा? फायदा ही देगा। हाँ, इसका नोट्स हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो प्रवीण कुमार जी एआरसी की रिपोर्ट हिंदी में भी है। ठीक है, तो आप गूगल में हिंदी वाली जो है क्या करना है, एआरसी की रिपोर्ट टाइप करके डाउनलोड कर लेनी है और कॉम्बैक्टिव टेररिज्म वाला चैप्टर खोल देना है। पूरा हिंदी में आपको मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने समझा दिया है, अब आप फटाफट पढ़ोगे हवा में। ठीक है, क्लियर? विच वर प्रमोटिंग आइडिया सर इवन इन जम्मू सम पार्टीज आल्सो बैंड। बिल्कुल सही बात है। अब महबूबा मुफ्ती जो है 14 महीने बाद जो है क्या है, कल मुक्त हुई है नहीं हुई है? और कल मुक्त होते ही क्या पहला स्टेटमेंट दिया है उसने कि मैं उस काले दिन को नहीं भूलूंगी, मैं उस काले कानून को नहीं भूलूंगी जब धारा 30 जो है 370 हटाई गई। तो मतलब एक है ना कि किसी की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, उसको ये सब चीजें क्यों बोलने की जरूरत है? समझ में आया? यानी कि क्या है, इनको 14 नहीं, कम से कम 14 साल बंद करना चाहिए था। अब इनको बाहर निकाला है तो अभी बकेंगे बकेंगे। एक ऐसी वो ये फारूक अब्दुल्ला, वो क्या कह रहा है कि मैं चाइना की मदद लूंगा। इनको एक कमरे में बंद करके, ठीक है, और एक हाथ में क्या होना चाहिए? समझ रहे हो ना? तो भारत सरकार चाहे तो इनको सब एकदम सही कर सकती है, लेकिन क्या क्या है दिक्कत, क्या है कि भैया इन लोगों के संग क्या है, पब्लिक के सेंटिमेंट भी है कि नहीं है? और पब्लिक के सेंटिमेंट है तो क्या है, दीज आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और इफ दीज आर द सिटीजन ऑफ इंडिया वी कैन नॉट यूज द क्या वेपन। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमें क्या करना है, केवल और केवल क्या करना है, नेगोशिएशन करना है, इंटरलॉक्यूटर भेजने हैं, और जो हमेशा हम भेजते हैं, जैसे हमने शर्मा जी भेजे थे नहीं भेजे थे? इंटरलॉक्यूटर का मतलब जो एक तरीके का क्या करता है, समझौता करवाता है। मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, बिचौलिया टाइप का जो होता है ना वो। तो हम भेजते हैं वहां पे मीडिएटर को, मीडिएटर आ जाते हैं। समझ में आया? लेकिन जो है ये स्टेटमेंट देने 370 के खिलाफ क्या है, एकदम जो है क्या है, हमारी जो है नेशनल जो है इंटीग्रिटी को क्या है, कमजोर करने वाले स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट किसी भी नेताओं को नहीं देने चाहिए। मीन ऑफ टेररिज्म, द traditional tactics used by the terrorists are attack on person property using weapon bomb ied
ग्रेनेड्स, लैंड माइनर्स, ईटीसी ईटीसी, ये जो है सब क्या है, टेररिज्म है। किडनैपिंग करना, सुसाइडल अटैक कर लेना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या साइबर टेररिज्म, इन्वायरमेंटल टेररिज्म, ये सब क्या है, इसके इतने सारे टाइप है। समझ में आया? और टेररिज्म चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें 2 लेक्चर और लूंगा। मेन सेकंड एंड थर्ड इस बार भी पढ़ाइएगा सर, वही पुराना रहेगा, नया पढ़ाएंगे। पुराना इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि पिछली बार तो टाइम मिला नहीं था, ठीक है, इस बार टाइम मिला है, तो इस बार जो है खुद से क्या किया जाएगा, यहीं पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है मनीष भाई, बाकी तुम फीडबैक में बोलते रहना कि भैया हमें पेपर 1 2 कराओ। ठीक है, हर बच्चा जो है जब तक खुद से अपने बारे में सीरियस नहीं होगा तो एजुकेटर भी आपको क्या कराएंगे। तो आप जब तक मांग नहीं करोगे फीडबैक में, तब तक कुछ नहीं होगा। और मांग करने में जा क्या रहा है, आपने पैसे दिए हैं, आपने समय दिए हैं, तो आपकी मांग होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं हर बच्चे को समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मांग करेगा वही पढ़ाई के लिए सीरियस भी होगा। अब जो मांग करेगा तो उसको पता है ना कि मैंने ये मांग कर रहा है, यानी उसकी सारा दिमाग, सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, पढ़ाई 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 में, तो वो हमेशा पढ़ेगा। जो सोचेगा कि हाँ जिसने आज ये पढ़ा दिया उसने वो पढ़ा दिया, तो वो बच्चा सीरियस नहीं हो सकता। Environmental terrorism. While the eco-terrorism is in protest against the destruction of the natural environment, environmental terrorism is the premeditated damage caused by the natural world. For example, during Gulf War 1991, when Saddam Hussein ordered the detonation of more than 1,000 oil well with engulf Kuwait in smoke. समझ में आया? आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है सर, कुछ करिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम फीडबैक में करिए, ठीक है ना। चार्ट विद ऑप्शंस आता है, वहां पे लिखो हमें आंसर राइटिंग करवाओ, मैं तो कर ही रहा हूँ। फीडबैक का हर बच्चे को फोन आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फीडबैक में जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे अच्छा, तब तक काम नहीं चलेगा। कोई तो फीडबैक की कॉल को उठाते ही नहीं है, कोई फीडबैक की कॉल को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से जो है डेटा निकलता है कि बच्चा चाहता क्या है। अब आप नहीं बोलते, कोई बच्चा बोल देता है कि हमें प्रीलिम्स की तैयारी कराओ, आपके पास नहीं आता, आप क्या करें। आपसे लगता है उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया है कि ये बच्चे जो है टेस्ट सीरीज मांगेंगे। तो जिसके पास भी आता है, देखो उसी के बाद क्या होता है, टीम ये तैयार करती है बच्चों की डिमांड क्या है। और हर बार बच्चों की डिमांड आती है कि हमें प्रीलिम्स कराओ, प्रीलिम्स कराओ, प्रीलिम्स कराओ। फिर मेरे पे भी प्रेशर आता है कि सर प्रीलिम्स के कोर्स कराओ, ये है बच्चों की डिमांड। समझ में आया? क्योंकि क्या है, बच्चे जितने भी हैं वो क्या है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या वो अभी प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ में, उन्हें मेन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब एक बार धक्का खाएंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा कि तैयारी क्या होनी चाहिए, पूरी एक शॉट में होनी चाहिए, भले ही सिलेक्शन हो ना हो। भाई आप भी जो जो दिल्ली विल्ली कोचिंग करने जाते थे, तो क्या प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता था तो कोचिंग छोड़ के आ जाते थे? नहीं आते थे ना, पूरा एक शॉट में कोर्स पूरा करते थे, नहीं करते थे? लेकिन आप वही चीज अब आपको कोई कराना चाहे तो आप नहीं करते हो। आपको पूरा कोर्स एक शॉट में करना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। फिर उसके बाद अगला अटेम्प्ट तो आपका है ही 100%। आप क्या करते हो हमेशा, पहली बार में देखते हो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर से प्रीलिम्स में भाग गए। तो वो जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है ना, ऐसी क्या है, विशियस साइकिल ऑफ प्रीलिम्स है, जिसमें क्या है, 90% बच्चा फंसा हुआ है। केवल 10% बच्चा है जो इससे बाहर निकलता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक बार प्रीलिम्स में फेल हो भी गया तो अगली बार आपको वो मेंस देता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो अपने आप को समझ जाता है। और जो केवल प्रीलिम्स में गोता खा रहा है, फेल होने के बाद फिर भी प्रीलिम्स की किताबों के पीछे लगाए लगाए लगाए, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि पेपर इतने डायनामिक हो गए हैं, केवल प्रीलिम्स के गेम से प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। आपने खुद देख लिया कितने डायनामिक हो गए। ठीक है, फीडबैक की कॉल नहीं आती तो आ जाएगी, कभी ना कभी तो आएगी। क्लास के बाद वाले फीडबैक में भी बोल सकते हैं, वो चेक नहीं होता, बहुत ही मुश्किल से चेक होता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आर द वेपन डेट कैन इन्फ्लिक्ट हैवी और इनडिस्क्रिमिनेट डैमेज ऑन द गिवन टारगेट। यानी कि ये किसी कहीं पे छोड़ दिए तो उस पूरे देश को तबाह कर देंगे। और ये ऐसे होते हैं कि इनको पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाता है। जैसे आप देखो हिरोशिमा नागासाकी में बम फूटा, वहां पे आज तक क्या है, डिसेबल बच्चे पैदा हो रहे नहीं हो रहे, उनके जेनेटिक क्या हो गए, म्यूटेशन हो गया। जो आपका एक क्वेश्चन आया था
कि भैया उसमें क्या होगा, सिंपल आंसर था उसका म्यूटेशन, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी करते तो भैया क्या पता आप जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में म्यूटेशन अच्छी तरह से पढ़ सकते थे, पढ़ सकते थे नहीं पढ़ सकते थे। तो भैया हम कह नहीं सकते कि केवल कि कोई निश्चित किताब आपका प्रीलिम्स करा सकती है। हाँ, निश्चित ज्ञान जरूर आपका प्रीलिम्स करा सकता है, और ज्ञानी का तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं पढ़ा रहा ना मैं। पेपर 2 और 3 के आपके पुराने वाले ही नोट्स बनाए हैं क्या सीरीज, क्या सर प्लीज बता दीजिए। पेपर 2 और पेपर 3 दोबारा कराऊंगा सर जी, जो पुराने बनाए उसी में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है, जो पुराने बनाए उसी में एड ऑन हो जाएगा। यानी आपके पास बेस तैयार हो गया, अब आप उसमें ऐड करते करते क्या बनोगे, होशियार बनोगे। प्लस लेने से पहले आता था, फिर नहीं आता। मेरे साथ के 2018 में इंटरव्यू और एक DYSP हुआ, लेकिन 2019 में पता नहीं हुआ, PT नहीं हुआ, और 2020 में पेपर बहुत खराब हुआ। PT अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को 95 तो किसी को 75 सही, सही बात है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई प्रीलिम्स में गोचा मत खाना, कोई बात नहीं, गोचा खा गए, आगे मत खाना, क्योंकि आने वाले 3 साल तक मतलब 2023 तक पेपर लगे पड़े एक के बाद एक, और आयोग में भी क्या है, ईमानदारी से चल रहा है। तो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड ना हो 2020 के प्रीलिम से, 2021 है उसमें फोड़ दोगे, समझ में आया। लेकिन हाँ, इतना लेट मत कर देना कि 2023 के बाद आपकी आंख खुले, ये लगातार लगे हुए हैं 21, 22, 23, समझ में आया। और इसमें आपका 100% हो जाएगा अगर आपने 85% भी मेरी जो है चीजों को अपने दिमाग में याद कर लिया, समझ में आ गया, क्लियर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मेहनत 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 ही क्या है, केवल लक्ष्य होना चाहिए आपका, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं आपको बाउंसर बॉल भी खेलना सिखाऊंगा, स्पिन बॉल खेलना भी सिखाऊंगा, क्लियर। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को केवल क्या करो स्पिन स्पिन सिखाओ, तो भैया वो मेरी क्लास छोड़ दे। मैं एक ही शॉट में सारी तैयारी करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या हो, आप जो है एक ही शॉट में आगे तक पहुंचो, ठीक है। पेपर टाइम रूम में लगा कि कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब घर पे गए तो लगा सब। पेपर टाइम में ऐसे ही लगता है। MP साहब का क्या कमेंट है, MP साहब ने कितना बड़ा कमेंट लिखा है, बस ये आता ही कि रिन्यू और सब्सक्रिप्शन। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा फीडबैक लो बच्चों से, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि फीडबैक लो, अब तुम्हारे पास कॉल आए करेंगे। रेखा शर्मा को ममता शर्मा लिखा था महिला आयोग में। आगे बढ़े तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हम पूरा बढ़ेंगे इंडिया पे, टेररिज्म को कैसे रोक सकते हैं, भारत सरकार ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे हैं, और उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। यही चैप्टर जो है पेपर नंबर 3 में भी है, वहां पे मैं थोड़ा और डायनेमिक मतलब द हिंदू का जो है उसमें मसाला डाल के पढ़ाऊंगा। ये आपका बेसिक जो है यहाँ से तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। आज आपकी 2 क्लासें हैं, एक क्लास जो रात के 9 बजे वाली है वो अभी लगेगी, या तो 12 या 1 बजे, तो तैयार रहना उस क्लास के लिए। मैं बता देता हूँ कौन सी क्लास है। 1 सेकंड रुक जाओ, फिर उसके बाद चले जाना, मैंने भी नाश्ता नहीं करा है, आप भी नाश्ता कर लेना, ठीक है। अब ये मान के चलो कि देखो यार कि आप तो देखो, आपको पता है कि आपको कहाँ क्या पढ़ना है। अब एक एजुकेटर अगर आपको 3 क्लास ले रहा है दिन में, तो आप 3 में आ जाओ, 4 ले रहा है तो 4 में आ जाओ, समझ में आया। इसीलिए कहता हूँ सारी क्लास को क्या करो, आप पहले से क्या कर लो, फॉलो कर लो, तो अगर रीशेड्यूल होती भी है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। पार्लियामेंट है 9 बजे रात के, तो ये 9 बजे क्लास नहीं होगी, ये क्लास अभी 9:30 हो रहा है। अगर मैं 10, 11, 11:30 कर दूं, 11:30 कर देता हूँ पार्लियामेंट को, ठीक है ना। कट ऑफ कितनी हो सकती है सर्वेश भाई, कल कट ऑफ बताया तो मैंने कि अगर आपके 82 के आसपास ±2 है तो आप बिल्कुल अंदर हो, बाकी जो है कट ऑफ का हमें पता नहीं है, ठीक है। 82, 82 के आसपास हो, अगर 82 के ऊपर हो तो 100% तैयारी करनी चाहिए,
बाकी प्लस माइनस कर देना। मेंस तैयार होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल। आप ये सोचो, प्रीलिम्स टफ नहीं था, प्रीलिम्स का डर टफ था। ये चीज आप मानते नहीं हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता था हर बच्चे को कि फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज दो, भले ही आप छुट्टी लो। लेकिन बच्चे क्या करते थे, लाइव टेस्ट नहीं देते थे, अपने मन की मर्जी से टेस्ट देते थे। मैं कहता था लाइव टेस्ट दो, भले ही आपके 0 नंबर आए। बोलता था नहीं बोलता था। लेकिन बच्चे क्या बोलते थे, सर जब हमारा सिलेबस हो जाएगा हम जरूर टेस्ट देंगे। और उन्होंने टेस्ट दिए भी, उन्होंने ये नहीं टेस्ट नहीं दी, टेस्ट दिए भी, मेरे को नंबर भी भेजे। लेकिन अब उस नंबर का मैं क्या करूं बताओ। है, मैं कहता था जिसके 50-50 नहीं लग रहे वो एक्सपेरिमेंट करो, मुझे बताओ। जिसको निगेटिव मार्किंग नहीं करनी वो इन टेस्टों में एक्सपेरिमेंट करो। लोगों ने किया, कुछ किसी लोगों ने नहीं किया। तो क्वेश्चन टफ नहीं थे प्रीलिम्स के, वो डर टफ था, वो प्रेशर टफ था। समझ में आया। और वो प्रेशर को हटाने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, मेहनत मेहनत मेहनत। और क्या करो, मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू सबकी जब तैयारी अच्छी होती है ना, तो एक अलग ही पर्सनालिटी जाती है टेबल पे बैठने। और जब वो अलग ही पर्सनालिटी टेबल पे बैठने जाती है ना, तो वो प्रीलिम्स निकालती ही है। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी जैसा भी प्रीलिम्स क्या कर सकते हो आप, 140 से ज्यादा नंबर ला सकते हो, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस होके जा रहे हो। और अगर आप कॉन्फिडेंस होके नहीं जा रहे हो, तो भैया वो कोई भी पेपर आपको क्या कर सकता है, पटवारी तक का पेपर आपको फेल करा सकता है। यूपी पीसीएस तो बहुत ऊपर है। एक बार दे लेना लेखपाल का पेपर, उसमें ही फेल हो जाओगे अगर प्रेशर आ गया तो। और एक बात बता रहा हूं, अगर प्रेशर नहीं आया तो क्या लेखपाल का पेपर, क्या यूपीएससी का पेपर, उसमें भी सर्वाइव कर दोगे। और देखो करे कितने लोग सर्वाइव करे। धनु मजाक मजाक में करके 91 क्वेश्चन लेके आ गई, लेके आ गई नहीं आ गई सोचो। तो आप इस चीज को समझो ना कि प्रेशर अगर होगा। हाँ, अनुपम भी लेके आ गए, सी सेट में फेल हो गया। लेकिन यूपीएससी में 95 मार्क्स आ रहे हैं, अंदर हो 95 जनरल के अंदर हो, तैयारी करो। ठीक है, तो पढ़ाया हुआ तो आएगा यार। आप ये सोचो ना कि मैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाया हो तो अपना आप आएगा। जितना हिस्ट्री पढ़ाया उतने से सब सरवाइव कर रहे हैं, पॉलिटी जितना पढ़ाया उतने सरवाइव कर रहे हैं, सबसे तो सरवाइव कर रहे हो। लेकिन दिक्कत ये होती है ना, अभी भी कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, सर क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है। अब मैं इसका जवाब ही नहीं देता। अब मैं क्या जवाब दूं बताओ। क्लास कर रहे हो उसके बाद भी कह रहे हो कि क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है। तो फिर ठीक है, अंधेरे में रहना है तो रहो अंधेरे में। अब मैं आपको वो तो नहीं कर सकता उजाला टॉर्च दे दे के। आज सोशोलॉजी की क्लास 5 बजे है। ये पुरानी क्लास है तो, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आज किताबें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो जिन जिन का सोशोलॉजी ऑप्शनल है, 5 बजे वाली क्लास में आए। इसमें जो है क्या करेंगे हम, किताबें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जो है किताबें हिंदी माध्यम वालों की भी और इंग्लिश माध्यम वालों की भी, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है। और किस तरह के नंबर आते हैं ये भी बता दूंगा मैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम वाले आए। मेरा सर 82 अबव तो बिल्कुल हो जाएगा, हमें देखना ही नहीं। तो आप मेंस की तैयारी करो ना। आप जो है मेंस की तैयारी करो। ठीक है, बिल्कुल मत डरो। काफी लग बच्चे कॉपी चेक नहीं कर रहे। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो मेंस की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है कॉपी चेक करने की। ठीक है। चलो भैया, 11:30 वाली क्लास में मिलते हैं। मैं अभी 90 कर के बाद में नेगेटिव आया और 82 पे आ गया। कोई बात नहीं यार। देखो, जो अभी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक बात बता दूं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। समझ में आया। इसमें कुछ एक अच्छाई होगी जो अगर आपको पता चलेगी, लेकिन अच्छाई का पता तभी चलेगा अगर आप सीरियस कैंडिडेट होगे। समझ में आया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा क्यों इस बार प्रीलिम्स रुका, क्यों हमारा प्रीलिम्स रुका। समझ में आया। लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आने वाले 1-2 साल में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा प्रीलिम्स उस समय रुकना बिल्कुल जायज था। समझ में आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाता है, मेंस भी लिखने जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों से पूछो जो हर बार 3-3 4-4 साल हो गए इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी गलती आइडेंटिफाई करने का उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है, और फिर इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे हैं।
समझ में आया? तो एक जिंदगी में एक रेस्ट और पॉज जरूर होना चाहिए, लेकिन ये रेस्ट एंड पॉज उसी बच्चों के लिए फायदेमंद है जो सीरियस कैंडिडेट हो, बाकी के लिए फायदेमंद नहीं है। समझ में आ गया? इस चीज को जो है एक अच्छे दिमाग से पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है? बहुत सारी भीड़ है जो हर बार इंटरव्यू दे रही है, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ ही नहीं रही है। वो ना प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं ना मेंस में फेल हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आयोग में कोई गलती है। समझ में आया? उनको अपना जो है स्क्रूटनी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। समझ में आया? एक नहीं अनेक बच्चे हैं और हर बार जो है कट ऑफ से जो है रह जा रहे हैं फाइनल से, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। तो जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपने में सुधार क्या करेंगे? इससे अच्छा आपको मौका तो मिल रहा है यार एक बार कि हमें अपना ये सुधार करना है, और एक बार एक मौका और मिल रहा है कि मेंस एडवांस में तैयार हो जाएगा आप 2021 के लिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तो 2020 का मेंस शुरू हो रहा है, 21 का तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो लेकिन इस मौके का वही आदमी उठा सकता है फायदा जो क्या करेगा, सीरियस कैंडिडेट होगा। सचिन तेंदुलकर भी 2-2 ढाई-ढाई साल तक बाहर रहा था, लेकिन जब वो आया तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत आगे क्या करा, शतक मारने शुरू करे थे। ये तो सचिन तेंदुलकर क्या 90 से 99 में बहुत बार आउट हो जा रहा था। समझ में आया? आप मूवी देख लो। क्लियर? अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखी होगी तो जो रणजी ट्रॉफी हो रही थी जिसमें युवराज सिंह ने 300 रन मारे थे, अगर उसमें युवराज सिंह ने 300 रन नहीं मारे होते तो धोनी का सिलेक्शन हो जाता। तो क्या पता धोनी हमें उतना अच्छा कप्तान नहीं मिल पाता जिसने वर्ल्ड कप जिताया। समझ में आया? धोनी का उस वहां से बाहर होना और फिर उसका क्या अपने दोस्तों को जाके समोसे बांटना कि भैया आज का दिन बिल्कुल याद रखना है हमें कि हम क्या हुए, बाहर हुए हैं। समझ में आया? और उसका फिर बाद में कमबैक करके जो पूरी दुनिया को क्या करना, हराना, हमारे देश को वर्ल्ड कप जिताना, जो आप भी कभी नहीं भूलोगे, हमारे बच्चे भी कभी नहीं भूलेंगे। एक कपिल देव को, एक महेंद्र सिंह धोनी को। समझ में आया? तो हमें वो धोनी नहीं मिल पाता। क्या मेरी बात समझ में आया? नरेंद्र मोदी साहब को अगर पहली बार में ही जो है सीएम से पीएम बना देते थे तो वो नरेंद्र मोदी साहब हमें नहीं मिल पाते जो अब नरेंद्र मोदी साहब है। समझ में आया? क्या उस समय क्या क्या कहते हैं भाजपा में नेतृत्व को डिमांड नहीं उठ रही थी? आप इतिहास के पन्ने देखो, जब साइनिंग इंडिया की बात हो रही थी तो इन्होंने किसके नाम पे लड़ा था, किसके नाम पे इलेक्शन लड़ा था? आडवाणी साहब के नाम पे लड़ा था, नहीं लड़ा था? उस समय भी डिमांड उठ रही थी, लेकिन फिर इनको एक कार्यकाल और मिला मुख्यमंत्री का। उसके बाद जब इनकी डिमांड आई तो देखो कितने मिच्योर होके आए। क्या मेरी बात समझ में आया? तो अगर मोदी साहब कहते कि यार मैं तो 2 बार बन गया हूं, मेरे को पीएम के लिए नॉमिनेट क्यों नहीं करा, तो क्या पता आज हमें वो वाले नरेंद्र मोदी साहब नहीं मिल पाते। समझ में आया? तो हर जगह कुछ ना कुछ क्या है, अच्छाई छुपी हुई है। उस अच्छाई के लिए क्या करना है, आपको काम करना है। ठीक है ना? एग्जाम की तैयारी मेंस से ही स्टार्ट होती है और प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये आइडियोलॉजी हर कोई मानता नहीं है ना। अब यूट्यूब में देख लो कितनी खतरनाक खतरनाक चीज चल रही है, बैच अनाउंस हो गए दुनिया भर के। ठीक है? और बच्चे एडमिशन भी लेंगे उसमें। अब भैया यूट्यूब के बैच अनाउंस हो रहे हैं आंसर राइटिंग के, क्या आंसर राइटिंग करवाएंगे वो? क्या लिख देंगे आपके रिमार्क में कि आपने जो है इंट्रोडक्शन इज नॉट गुड, कंक्लूजन शुड नॉट बी लाइक दिस, इस तरह के कमेंट मिलते हैं। इससे क्या सीखोगे? एक बार हमारी रिव्यू देख लेना जरा, हमने भी सोशलॉजी की आंसर राइटिंग कराई थी, हमारे भी रिव्यू देख लेना किस तरह के रिव्यू थे। हम बच्चे के सेंटेंस तक में रिव्यू दे देते हैं कि भैया ये सेंटेंस अगर यहाँ की जगह यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा होता, और लोग देना आंख बंद करके लेंगे, क्योंकि क्या थंबनेल कितना है कि इस बार रोक सको तो रोक लो। अरे क्या रोक लो भैया, 124 तुम क्वेश्चन का दावा कर रहे हो, यहाँ पे 128 क्वेश्चन वाला इस बार चुप बैठा हुआ है। हम अपना दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दावा करने पे उल्टा गालियां पड़ती है कि 128 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। समझ में आया? तो हम दावा क्या करेंगे, फाइनल रैंक का ही दावा कर देंगे। तो फॉल्स फॉल्स प्रोपंडा है, आप उसमें फंस जाते हो और फिर क्या करते हो, अपना समय क्या करते हो, बर्बाद करते हो। सर मैं इस बार लेट ज्वाइन किया था, जिससे क्लास को 1.5 की स्पीड से देखा तो याद नहीं हो पाया। तो अब याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब एकदम सब शुरू से शुरू हो रहा है, किसी को भी रिकॉर्डेड वर्जन देखने की जरूरत नहीं है। 2021 का बैच स्टार्ट हो चुका है,
इंडियन पॉलिटी चलता है हमारा। इंडियन पॉलिटी में जितने लेसन छूट गए हैं केवल उनके ही आपको रिकॉर्डेड वर्जन देखने हैं। समझ में आया? बाकी कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं देखना, फ्रेश पढ़ाएंगे सारे सब्जेक्ट। क्लियर? और फ्रेश सब्जेक्ट में आपको डिस्कशन करना है, नए नए कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, किसी को पुरानी चीज नहीं देखनी। क्लियर? सोशोलॉजी का आज 5 बजे किताब के नाम डिस्कस करूंगा मैं। उन किताबों को आप क्या करना है, फ्री में अवेलेबल है उनकी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, पहले सॉफ्ट कॉपी देखनी है, अगर लगता है कि सरवाइव कर जाओगे तो हार्ड कॉपी ऑर्डर करना है। किसी को भी अपने पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने। ठीक है? आपकी आपकी जो है पहली क्लास है, तो ये जो है आज से ही स्टार्ट करना है आपको पढ़ाई। और जो है 2021 वाला जो बैच चल रहा है हमारा इंडियन पॉलिटी का, उसकी जो क्लास छूट गई है उनको आपको फटाफट फिनिश कर देना है। ठीक है? आती है जी? क्लियर? सॉफ्ट कॉपी कैसे देखे? सॉफ्ट कॉपी कोई भी क्लास खत्म होती है तो 1 घंटे बाद क्या है, आपको उस क्लास में दोबारा जाना है, पीडीएफ का आइकन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आएगा विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, आपको विद एनोटेशन नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है? और सारी नई क्लास होंगी तो पुरानी क्लास को मत देखो, केवल और केवल इंडियन पॉलिटी का जो 21 का बैच चल रहा है उसी की क्लास को देखना है। सर मेरे 89 क्वेश्चन हो रहे हैं काट पीट के, नेगेटिव काट के। हाँ तो फिर अंदर हो, मेंस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे भाई? सर जीसी दृष्टि से मेंस के नोट्स बना मैं बनवाऊंगा ना, आप क्यों बनवाओगे? मैंने वहां पे टिक लगवा दिया है, अब मैं एक बार में एक साथ कराऊंगा। ठीक है, तो अभी दो मैं हमेशा मेरे साथ चलो, आप जो है कभी भी प्रेशर में नहीं आओगे, कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे। जो मैं कर रहा हूँ वो काम रोज का रोज करो। ठीक है? on Unacademy to no individual review on answer in GS, they are giving sample answer only। किसने दे दिया सैंपल आंसर आपको अनअकैडमी पे? नो इंडिविजुअल रिव्यू ऑन आंसर इन जीएस। जीएस का आंसर राइटिंग किसने कराई? सुधांशु, थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज को। यूपी बीसीएस में कराई? हमारे सेगमेंट में कराई। कौन है गोपाल, पूरा नाम क्या है इनका? कब कब कराई, इस साल कराई, कब कराई? सर डेली न्यूज एनालिसिस हिंदू कब से होगी, वो किस पे आएगी, क्या कहते हैं, यूट्यूब वॉरियर। सब चैनल का नाम याद कर लो, यूट्यूब वॉरियर चैनल है अनअकैडमी का, मेरा चैनल नहीं है। उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। कोई एक कमेंट बॉक्स में लिख लो जितने भी नए बच्चे हैं। आज फिर एक क्वेश्चन दिया है, कहाँ क्लास में दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ऐप पे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? सब ये इस चैनल पे जो है सब्सक्राइब कर लो, इसी में द हिंदू क्लास होगी, 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। क्लास में दे रहे हैं व्हाट्सएप पे सबमिशन। तुम बेटा किस किस की क्लास करते हो? मुझे लग रहा है तुम सबसे ज्यादा क्लास करते हो। हम्म? सुधांशु, सबकी क्लास कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता चला? हाँ 30 से स्टार्ट करना है। आंसर राइटिंग में कराऊंगा तो सही। गोपाल खोखर ये नाम है इनका।
KHO KHR, गोपाल खोकर। कौन से सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग करा रहे हैं? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4? एग्रीकल्चर। तो ये अपने इंडिविजुअल लेवल पे करा रहे होंगे, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो जो है प्लेटफॉर्म पे अलग से आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? सर 86 सही हो रहे तो टोटल, हाँ तो अंदर हो यार, 86 हो तो अंदर हो, दिक्कत क्या बात है। नेगेटिव हटा के 86 हो तो अंदर हो। पवेड अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है, जो आएगा तो बता देंगे, ठीक है। पवेड का अभी कोई पता ही नहीं चल रहा, अभी केवल सोशोलॉजी का पता चल रहा है, और किसी का पता नहीं चल रहा। जैसे ही पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। चलो भैया, अगली क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल नेगेटिव लेस कर रहे हैं, कुछ आइडिया दे मेंस का। बिल्कुल, अरे यार मेंस की क्या आइडिया, क्या अलग से दूं क्या? क्लास में मेंस की चल तो रही है, फिर वही प्रीलिम्स वाली बच्चों वाली बात कर रहे हो। अलग से आइडिया क्या दूं मैं मेंस का, ये बताना जरा। ये सब मेंस की क्लास हो रही है ना, इन क्लासों को तमीज से करो बस।